बीए भाग तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम निबंध के विषय में बात कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में जो वीडियो डाले थे उसमें निबंध का स्वरूप, जिसमें निबंध की व्युत्पत्ति तथा अर्थ के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने निबंध की परिभाषाओं, निबंध का माध्यम, निबंध रचना के विषय तथा निबंध के तत्वों के बारे में बात की। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निबंध की शैली के बारे में बात करते हैं। रचना के बाह्य पक्ष से संबंध होने के कारण शैली पर कलात्मकता के अंतर्गत विचार किया जा सकता है, किंतु निबंध में उसके विशिष्ट महत्व को ध्यान में रखकर यहाँ उसके स्वरूप का स्वतंत्र विश्लेषण किया गया है। निबंध लेखन और निबंधानुशीलन दोनों ही अपेक्षाकृत शुष्क कार्य है। अतः निबंध लेखक का कर्तव्य है कि वह अपनी शैली और स्वाभाविक और सरस बनाने के प्रति सचेष्ट रहे। निबंध रचना के विपरीत ससीम नहीं है, अतः उसमें शैलीगत विविधता के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है। सामान्य निबंधकार उसमें निम्नलिखित 4 शैलियों का प्रयोग करते हैं: व्यास शैली, समास शैली, विक्षेप शैली और धारा शैली। आगे हम इनके स्वरूप पर पृथक पृथक विचार करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यास शैली। व्यास शैली के अंतर्गत निबंधगत विषय को सरल विस्तार प्रदान किया गया है, अर्थात किसी भी विषय को कथा के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और उस विषय में विभिन्न प्रकार के समाज में व्याप्त विषयों को चिन्हित किया जाता है। उसको कथा के रूप में दर्शकों के सामने रखा जाता है। वर्णन और विचरण की प्रवृत्ति रखने वाले निबंधों में मुख्यतः इस शैली का आश्रय लिया जाता है। यानी इस शैली में निबंध जो है वो बहुत लंबे विषय होते हैं। इसमें दीर्घ दुरूह वाक्यों के स्थान पर सरल संक्षिप्त वाक्यों का प्रयोग रहता है। वाक्य संक्षेप के आश्रय में रचना में जटिलता का विधान इस शैली की प्रकृति के विरुद्ध है। लेखक का अभिप्रेत यही रहता है कि वह अपने मंतव्य को सरल वाक्यों में स्पष्टता पूर्वक व्यक्त कर दिया जाए, जहां पर स्थानीय दर्शकों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया जाता है। दूसरी शैली है समास शैली। इस शैली में रचित निबंधों में विषय का संक्षिप्त और सूत्रबद्ध कथन रहता है। यानी यह निबंध संक्षिप्त वाक्यों में ही कुछ विस्तृत वर्णन करने का सामंजस्य रखती है तथा सामर्थ्य भी रखती है। भाषा को अधिक से अधिक अर्थवाही बनाने के प्रयत्न में लेखक न केवल उसे समास बाहुल्य बना देता है, अपितु संधि, उपसर्ग और प्रत्यय का आश्रय लेकर भी वाक्य संकोचन करता है। कहीं कहीं अलंकारों और प्रतीक योजनाओं के द्वारा भी इस उद्देश्य की सिद्धि की जाती है। विचारात्मक निबंधों में समास शैली का प्रायशः प्रयोग रहता है, किंतु केवल इसी शैली में लिखित निबंध अनिवार्यतः जटिल होंगे। इसीलिए समास शैली के अंचल में व्यास शैली का निर्वाह निबंधकार का आदर्श होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोवैज्ञानिक निबंधों में इस प्रवृत्ति को सहज ही लक्षित किया जा सकता है। तीसरी निबंध की शैली है विक्षेप शैली। विक्षेप शैली
इस शैली का प्रयोग भावात्मक निबंधों में होता है, जिसमें भावावेग के फलस्वरूप भाषा के बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। विक्षेप शैली के अंतर्गत भावों को प्रधानता दी जाती है। इसके अंतर्गत लेखक भावगत एकान्विति की उपेक्षा नहीं करता, किंतु भाषा को व्याकरणिक व्यवस्थाओं में नियमित करने के प्रति वह सजग नहीं रहता। भावों अथवा विचारों को तरंगायमान रूप को अधिक महत्व देने के कारण ही इसे तरंग शैली भी कहते हैं। इस प्रकार इसका एक विकसित रूप प्रलाप शैली है, जिसके अंतर्गत निबंधकार आत्मलीन होकर कुछ बहके बहके से भाव व्यक्त करने लगता है। विक्षेप शैली के उदाहरण स्वरूप श्री माखनलाल चतुर्वेदी के निबंध द्रष्टव्य है। फिर अगली जो निबंध की शैली है उसमें मुख्य नाम धारा शैली का आता है। धारा शैली के माध्यम से निबंधकार अपनी रचना में तन्मयता अथवा तारतम्यता की विशिष्ट योजना करता है। विषय का भावपूर्ण निरूपण इसकी सहज विशेषता है। अतः भावावेग का सरस प्रवाहमयी अभिव्यंजना इसमें अनिवार्यता मुखरित रहती है। इस शैली का समावेश भावात्मक निबंधों अथवा गद्य काव्य में होता है। धारा शैली के अंतर्गत लिखित निबंधों में साधारणीकरण के लिए भी अधिक संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि प्रवाह और प्रभाव दोनों की दृष्टि से वे अप्रतिम होते हैं। हिंदी में अध्यापक पूर्ण सिंह, गुलाब राय और वियोगी हरि ने इस शैली के कतिपय सुंदर निबंधों की रचना की है। इस प्रकार निबंध की जो प्रमुख शैलियां हैं, उन शैलियों में व्यास शैली, समास शैली, विक्षेप शैली और धारा शैली को जगह दी गई है। हमने पीछे भी बात की कि व्यास शैली के अंतर्गत जो शब्द है वो अत्यंत सरल है, जो दर्शकों के सामने बड़ी सरलता से प्रस्तुत किए जाते हैं। दुरु वाक्यों का जो प्रयोग है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। वाक्य संक्षेप के आश्रय से ही रचना में जटिलता का विधान इस शैली की प्रकृति के विरुद्ध है। यानी सरल से सरल शब्दों का जो प्रस्तुतिकरण है वो व्यास शैली की विशेषता है। समास शैली जो कि शब्दों के संयोजन से निरूपित होती है, उनमें संधि, उपसर्ग, प्रत्यय का आश्रित लेकर भी वाक्य संकोचन करता है। कई कहीं अलंकारों और प्रतीक योजना के द्वारा भी इस उद्देश्य की सिद्धि की जाती है। विचारात्मक निबंधों में भी समास शैली का प्रायशः प्रयोग होता है, यानी विचारों की प्रस्तुति के लिए समास शैली का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस शैली में लिखित निबंध अनिवार्यतः जटिल होंगे, क्योंकि भाषा भी जटिल होगी तो इसको पहचान पाना भी थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। फिर है विक्षेप शैली, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी कि भावावेग के फलस्वरूप भाषा के बंधन छिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना। इसमें भावगत एकान्विति की उपेक्षा नहीं करता, किंतु भाषा को व्याकरणिक व्यवस्थाओं में नियमित करने के प्रति वह उतना ही सजग नहीं रहता। यानी इस विक्षेप शैली में भाषा को सर्वथा प्रयोग किया जाता है। इसे प्रताप शैली भी कहा जाता है। फिर निबंध की जो अंतिम शैली है वो धारा शैली है। इस धारा शैली के माध्यम से ही निबंधकार अपनी रचना में तन्मयता, तारतम्यता और विशिष्ट योजना करता है। विषय का भावुकतापूर्ण निरूपण इसी सहज विशेषता है। अतः भावावेग की सरल प्रवाहमयी अभिव्यंजना इसमें अनिवार्यता मुखरित रहती है। इस शैली का समावेश भावात्मक निबंधों अथवा गद्य काव्य में होता है। तो इस प्रकार हमने निबंध की जो प्रमुख 4 शैलियों के विषय में पढ़ा है वो अति महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में हम निबंध के भेदों के बारे में वर्णन करेंगे।
जिसमें वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध आदि के बारे में बात करेंगे।